नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। एडिटोरियल्स 4 हैं आज, चूंकि सैटरडे है तो डेथ पेनाल्टी और क्रिमिनलाइजिंग ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस को और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के लिए यू ललित साहब ने, सुधांशु धूलिया साहब ने क्या किया है इसके बारे में बेला त्रिवेदी जी, मतलब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि ओवरऑल डेथ पेनाल्टी को लेके कुछ नियम कानून ग्राउंड लेवल पे बनाना चाहते हैं, उनकी यहाँ पे तारीफ की जा रही है, इसको देखेंगे। फिर COP27 की मीट होने वाली है नवंबर इजिप्ट शर्म अल शेख में, क्लाइमेट एक्शन की वहां पे बातचीत होगी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। कोयम्बटूर कार ब्लास्ट को लेके एक आर्टिकल है, तो अगर सही लगा तो यही डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो कोयम्बटूर कार ब्लास्ट में लेटेस्ट क्या निकल के आ रहा है इसके बारे में देखेंगे। ओवरऑल 3-4 दिन से ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है। कोयम्बटूर के अंदर एक टेररिस्ट अटैक होते होते रह गया, ऑलमोस्ट एक टेररिस्ट बॉम्ब को लेके मंदिर के पास पहुंच चुका था। हालांकि जो LPG सिलेंडर था वो पहले फट गया, वहाँ पे टेररिस्ट की मौत हो गई। एक मेजर क्राइसिस कहीं ना कहीं नहीं हो पाई, ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने तो नहीं रोका, किस्मत ही अच्छी थी ये कह लीजिए। फिर अगला ऑन द यूक्रेन वॉर एंड डर्टी बॉम्ब टॉक। तो भैया ये यूक्रेन वॉर में जिस प्रकार की थ्रेट्स आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये एस्केलेट ही होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। एक जो आज की और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, मोदी जी ने बोला है कि भाई टेररिज्म से लड़ने में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ने काफ़ी मदद की है। इसको इस कंटेक्स्ट में मोदी जी और बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पेटिशंस गई हैं UAPA को चैलेंज करते हुए, तो UAPA की रेलेवेंस यहाँ पे मोदी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर टेरर को फाइट करने के लिए सस्टेन्ड एफर्ट की जरूरत है। ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स आके इंडिया में मुंबई में मिले हैं, उस कंटेक्स्ट में जयशंकर साहब ने स्टेटमेंट को दिया और चाइना ने बोला कि इशू को पॉलिटिसाइज मत करो, इसको देखेंगे। फिर टीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इसको देखेंगे। वायनाड के फार्मर ने अपने एग्रीकल्चर के थ्रू अशोक चक्र बना दिया, इसको देखेंगे। और रेयर डिजीज के लिए जो पॉलिसी बनाई थी सरकार ने, उस रिस्पेक्ट में जो अलग अलग हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वो ग्राउंड लेवल पे कोई कंक्रीट एक्शन नहीं ले रहे, इसके बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की नोटिफिकेशन और PDF दोनों मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें यूट्यूब के एल्गोरिथम में इसको प्रमोट करने के लिए। चलिए वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। मतलब अगर आप किसी दो सिचुएशंस में इन्वॉल्व हो, उन दो सिचुएशंस की जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आप अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। समझ गए? मतलब अगर आप किसी दो जॉब में इन्वॉल्व हो तो दो जॉब की जो बेस्ट प्रिविलेजेस हैं वो आप फायदा उठा रहे हो, मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। किसी भी दो डिफरेंट सिचुएशंस में आप इन्वॉल्व हो और दोनों डिफरेंट सिचुएशंस की जो बेस्ट आप कह लो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो आप उठा रहे हो। पहली न्यूज, UAPA गिव एन इम्पेटस टू फाइट टेरर, PM मोदी। जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस लिंक्स टू टेररिज्म में न्यूज आपको काम आएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि जो सेंट्रल लॉज है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे, ये टेररिज्म के खिलाफ लड़ने में एक इम्पेटस प्रोवाइड करते हैं। क्या है कि भाई देखिए, आतंकवादी केवल वो नहीं है जो बंदूक उठाता है, जैसे नक्सलवादी हैं, या फिर अजमल कसाब हो, ये 10-15 टेररिस्ट आ गए थे इंडिया के अंदर, घुस गए और तबाही मचा दी, हजारों लोगों को मार दिया, घायल कर दिया। तो ये तो आतंकवादी हैं ही, लेकिन इनके साथ वो भी आतंकवादी हैं जो आइडियोलॉजिकली लोगों को रिवोल्यूशनाइज करते हैं, जो अपनी राइटिंग्स के थ्रू यूथ्स को उकसाने की कोशिश करते हैं, भड़काने की कोशिश करते हैं, उनके इमोशंस का गलत प्रकार से इस्तेमाल करके उन्हें गलत डायरेक्शन की तरफ ढकेलते हैं। और इस कंटेक्स्ट में इन यूथ्स को, इन बहुत सारे आप कह लो इंटेलेक्चुअल्स को इंडिया के अंदर बहुत सारे फॉरेन सपोर्ट भी मिला हुआ है, इसीलिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में जो भी पैसा वगैरह इंडिया के आता है इसके ऊपर रोक लगाई गई है। और साथ साथ इंडिया के अंदर वो आइडियोलॉजिकल लोग, वो इंटेलेक्चुअल लोग जो कहीं ना कहीं युद्ध को भड़का के देश को कमजोर करने का प्लानिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट सरकार को कुछ ना कुछ करना है, और इसके लिए UAPA सरकार की बहुत मदद कर रहा है। क्या है, इस समय पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पहुंची है UAPA के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशनर्स ने जाके बोला है कि सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले भी अपोजिशन कई बार सरकार के ऊपर यह इल्जाम लगा चुका है कि सरकार अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का गलत प्रकार से इस्तेमाल करती है। फ्राइडे को ही AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके बोला कि 2018 से लेकर 20 के टाइम पीरियड में 4690 लोगों को अरेस्ट किया गया UAPA के अंदर, लेकिन कन्विक्ट केवल 3% लोगों को किया गया। कन्विक्ट मतलब मिलॉर्ड करके सजा सुनाना। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अरेस्ट ज्यादा लोगों को किया जा रहा है, एक्चुअली में वहां पे गिल्टी कम लोग पाए जा रहे हैं, तो ज्यादा लोग अरेस्ट करके एक्चुअली में सरकार अपना पॉलिटिकल वैंडेटा निकालना चाह रही है। तो ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं। मोदी जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं
देखिए, एक 2 डे की स्टेट होम मिनिस्टर्स मीटिंग हो रही थी फरीदाबाद में वर्चुअल मोड में। मोदी जी एक्चुअली वहाँ पे नहीं गए थे, ऑनलाइन एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई देखिए, एक फेक न्यूज़ जो फैलती है वो कहीं न कहीं नेशनल कंसर्न की वजह बन सकती है। जी हाँ, दोस्तों, एक गलत पोस्टर, एक रिलीजियस भड़काऊ भाषण अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो जाए, तो वो अपने आप में एक बड़े न्यूसेंस डिस्टर्बेंस का पोटेंशियल लगता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, जॉब रिजर्वेशंस को लेके एक फेक न्यूज़ फैली थी, जिसको लेके काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के बीच में एक डर का, भय का माहौल फैल गया कि सरकार तो भाई हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का बोलना है कि पहली बात, ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है उसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। लोगों को उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद ही ये मानना चाहिए कि न्यूज़ सही है कि गलत है। आज की डेट में, सोशल मीडिया के ज़माने में, डिजिटलाइजेशन के ज़माने में, कोई भी पीस ऑफ न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैल जाती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ। तो ये वेरीफाई करना सही है गलत है, लोगों का काम है। और 5G, ये जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके साथ साथ तो न्यूज़ प्रोपोगेशन, डिजिटलाइजेशन, ये सब बहुत तेज़ होगा। तो ऐसे केस में कॉमन सिटीजन्स के बीच में भड़बड़ाहटपन का माहौल ना हो, घबराहट का माहौल ना हो। इसीलिए ओवरऑल हम अपना बजट भी बना रहे हैं ताकि हम डिजिटल सिक्योरिटी को बढ़ा सकें। हम ओवरऑल लोगों को एक कॉल भी दे रहे हैं कि भाई, आप किसी भी पर्टिकुलर न्यूज़ को सच मानने से पहले अपने दिमाग को इस्तेमाल करिए, वेरीफाई करिए इन्फॉर्मेशन को। साथ साथ UAPA के थ्रू हम उन लोगों के साथ भी डील कर रहे हैं जो इस प्रकार की फेक न्यूज़ को फैलाते हैं। अब इससे पहले एक कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी डिस्कशंस कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है अलग अलग राज्यों में, वो डिजिटाइज होने चाहिए। फिर जो राज्य की सरकार एक बार IPS अपने पास डिप्यूट कर लेती है तो उसको केंद्र की सरकार में नहीं भेजना चाहती हैं, इस बात को भी लेके अमित शाह साहब ने बोला। उन्होंने बोला IPS लिमिटेड है भाई, अगर ज़्यादातर IPS राज्य की सरकार के पास रहेंगे तो केंद्र की सरकार को कम, आप कह लो, एम्प्लॉय बेस से काम चलाना पड़ता है, वर्क फोर्स से काम चलाना पड़ता है। तो ये सब बातें हैं। मैं तो ये कहूँगा कि IPS का बड़े स्केल पर रिक्रूटमेंट ही कर लो। हालांकि सरकार का भी कहना सही है कि भाई, एक IPS का रिक्रूटमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसकी पोस्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और सालाना हमारी सरकार के पास लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है IPS ऑफिसर्स को ट्रीट करने की। क्योंकि IPS ऑफिसर्स में रिक्रूटमेंट ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों। आज की डेट में आप पढ़ाई कर रहे हो, IPS बन जाओगे, बट IPS का एग्जाम क्वालिफाई करना सब कुछ नहीं है। आपकी असली जंग उसके बाद शुरू होगी। आपको फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्म्स ट्रेनिंग दी जाएगी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है ना? बहुत वेराइट 2 साल तो ट्रेनिंग में चले जाते हैं, उसके बाद आपको ग्राउंड लेवल पे डिप्यूटमेंट होता है। तो मुश्किल होता है एक IPS को ट्रेन करना। एक IPS, एक IAS, एक IFS, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इन सब की ट्रेनिंग इट्स नॉट ईजी। तो कम लिमिटेड IPS ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे स्टेट ने रख रखे हैं, तो केंद्र की सरकार को नाराजगी कि भाई हमारे पास नहीं भेज रहे हो। खैर, वो एक अलग बात है। इसके साथ न्यूज़ मर्ज हो गई थी, अमित शाह जी का स्टेटमेंट था, डिस्कस कर लिया। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की बात करते हैं। 1967 में इसको इनैक्ट किया गया था एज एन एंटी टेरर लॉ। इसको मॉडिफाई किया गया 2004-2008 में। 2019 अगस्त में पार्लियामेंट ने पास किया अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल। इसमें यह बोला गया कि इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ सर्टेन ग्राउंड्स के आधार पर लोगों को टेररिस्ट प्रोस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है भाई, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम्स के साथ डील करने के लिए ऑर्डिनरी लीगल प्रोसीजर से काम नहीं चल पाएगा, हमें कुछ एक्सेप्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स चाहिए। ठीक है ना? अब बात यह है दोस्तों, जब आप एक्सेप्शनल क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस लेके आओगे तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जरूर वायलेट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेररिस्ट अटैक करने वाला है तो उसके अटैक को नलीफाई करने के लिए इमीडिएट बेसिस पे उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। ओवरऑल उसके फैमिली मेंबर्स में हो सकता है किसी को अरेस्ट करना पड़ जाए, उसका जो नियर पर्सनल सर्कल है उसको पकड़ना पड़ जाए, कहीं ना कहीं उसको थोड़ा मारना पीटना पड़े, 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देना पड़े उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो नो डाउट यहाँ पे इस इंडिविजुअल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो वायलेट होंगे। बट कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे ना। अब अगर हम हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट के हिसाब से करेंगे तो उतनी देर में तो ब्लास्ट हो जाएगा। ये यहाँ सरकार बोल रही है। 2016 और 2019 के डाटा के हिसाब से देखिए, The period for which UAPA figures have been published by National Crime Records Bureau, total of 4,231 FIRs have been filed। तो 2016 से लेकर 2019 के बीच में NCRB के फिगर्स के हिसाब से 4,231 FIR फाइल हुई हैं और 112 केसेस में कन्विक्शन हुए हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये बोलना है कि सरकार बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट को यहाँ पे कोट कर रही है। जैसे पहले पोटा का और टाडा का मिसयूज़ होता था। पोटा मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट और टाडा मतलब टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। उसी प्रकार से गलत तरीके से UAPA का यहाँ पे प्रयोग हो रहा है।
ऐसा अपोजिशन बोल रही, सरकार बोल रही कि भाई टेररिज्म एक ऐसा मेनेस है जिसके साथ फाइट करने के लिए हमें इमीडिएट बेसिस पे डिस्कशन और डिसीजन लेना होगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हिसाब से चले तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल एफर्ट्स टू काउंटर टेररिज्म। देखिए क्या है कि स्पेशल मीटिंग हुई काउंटर टेरर कमेटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, और इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब जयशंकर साहब ने यहाँ बोला कि भाई ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसको पॉलिटिकल डिफरेंसेस के ऊपर उठना चाहिए और टेररिज्म को हटाना चाहिए, चीज़ों को पॉलिटिसाइज करना सही नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स जो कि मुंबई के टेरर स्ट्राइक्स में इन्वॉल्व थे, इनको जब प्रोस्क्राइब कराने की बात की, सैंक्शंस कमेटी के एम्बेड के अंदर लाने की बात की इंडिया ने, तो कुछ कंट्रीज ने इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड बना दिया। यहाँ पे चाइना का नाम नहीं लिया है, बट एक्चुअली में जयशंकर साहब चाइना की ही बात कर रहे हैं। नवंबर 2008 के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो 14वीं एनिवर्सरी है मुंबई में जो घासली टेरर अटैक्स हुए थे। उसमें से एक कसाब अलाइव पकड़ा गया तो उसको प्रोस्क्राइब किया गया, लीगल तरीके से फांसी चढ़ाई गई। लेकिन जो एक्चुअल परपेटेटर्स थे, जिन्होंने यहाँ पे आके गोलियां चलाई, उनको तो सजा मिल गई, लेकिन एक्चुअली में जिस इवेंट को प्लान जिसने किया था वो अभी भी पाकिस्तान में मजे में बैठे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ही उनको सैंक्शंस कमेटी में इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है, बट कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीज इसको ब्लॉक कर रही हैं, और वो बेसिकली चाइना है। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ काउंटर टेरर कमिटी जयशंकर साहब ने सामने रखे। कौन कौन से 5 पॉइंट्स? इफेक्टिव एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स टू काउंटर टेरर फाइनेंसिंग। फिर दूसरा, normative effort of the UN need to be coordinated with collaboration with other force like Financial Action Task Force। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजिम ये मेक श्योर करे कि इट इज नॉट बिकमिंग इनएफेक्टिव बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस, और ये इनएफेक्टिव हो रहा है। इंडिया जब टेररिस्ट को सैंक्शन करना चाह रही है, चाइना इसको क्यों रोक रहा है? चाइना इसलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि चाइना पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, चाइना लगातार पाकिस्तान को स्ट्रांग करने की कोशिश करता है ताकि इंडिया कमजोर पड़े, और इसीलिए इंडिया के ऊपर टेरर अटैक करने वाले आतंकवादी जिन्होंने इंडिया में 100 हजारों लोगों को मारा है, उनको चाइना ओपनली बचा रहा है। तो ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक गंदा घटिया गेम खेल रहा है चाइना, इसको इंडिया ने पॉइंट आउट कर दिया। तो इंडिया, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट भी आया है कि पॉलिटिसाइज मत करिए इशू को। फिर अगला, जयशंकर साहब ने बोला इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंसर्टेड एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट एंड देयर स्पॉन्सर्स और डिसमेंटलिंग ऑफ टेररिस्ट सेफ हेवन्स। ये 5 पॉइंट्स यहाँ पे बोले जयशंकर साहब ने। ये 5 पॉइंट रेगुलरली हम कहीं ना कहीं कोट करते रहते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन सैंक्शंस कमेटी में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ होने वाला है, इस बात के चांसेस देखिए बहुत कम है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है चाइना, और चाइना कभी भी प्रो इंडिया स्टांस नहीं लेगा, ये बात तय है, इंटरनेशनली हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ओके, ये बात यहाँ बताइए। अच्छा, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया। पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बोल रही है कि भाई हम तो कोऑर्डिनेट कर ही रहे हैं ना, हम तो कोऑपरेट कर ही रहे हैं ना, मुंबई टेरर अटैक में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में हम तो आपके साथ इन्वॉल्व हैं ही, आप हमारे साथ बात ही नहीं करना चाहते। तो देखिए, इंडिया ने प्रूफ के बहुत से डॉजियर्स भेज दिए पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान ने ग्राउंड लेवल पे इन डॉजियर्स के ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया। जो यहाँ पे टेरर अटैक्स करने वाले थे वो पाकिस्तान के सेफ हेवन में आराम से बैठे हुए हैं, और इंडिया इस बात को जानता है। पाकिस्तान लगातार प्रूफ मांगता रहता है, जबकि सबको पता है कि वो इन्वॉल्व है। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ इन मुद्दों के ऊपर बात करके कुछ ज़्यादा मिलने वाला है नहीं, और बैक एंड में पाकिस्तान को चाइना जैसी कंट्रीज से भी सपोर्ट मिलता है। तो ठीक है, इंडिया इंटरनेशनल मुद्दों पर, इंटरनेशनल फोरम्स में ये मुद्दे उठाता रहता है, बट एक्चुअली में चाइना ओवरऑल इंडिया की सुनने वाला है नहीं। जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को डेजिग्नेट करने में चाइना को 10 साल से ज़्यादा लग गए, तो जल्दी वो किसी भी पाकिस्तानी टेररिस्ट को डेजिग्नेट नहीं होने देगा। चाइना का स्टांस यहाँ पे क्लियर कट एंटी इंडिया है, वो एंटी इंडिया ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 2 में हेल्थ के पर्सपेक्टिव में एक न्यूज़ है। 21.4 लाख टीबी केसेस नोटिफाइड इन इंडिया इन 2021, 18% हाइयर देन 2020। देखिए क्या है, 2021 में जो टीबी का इंसिडेंस है वो पर 1 लाख पॉपुलेशन 210, अब ये थोड़ा कम हुआ है। 2015 में पर लाख पॉपुलेशन 256 था, तो 18% का डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है टीबी इंसिडेंस में। अब ये फिगर कहाँ से निकल के आ रहे हैं कि भाई ओवरऑल दुनिया भर में जो टीबी का डिक्लाइन हुआ है वो 11% हुआ है, और इंडिया में जो टीबी का डिक्लाइन हुआ है वो 18% हुआ है। तो ये बेसिकली आया है WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 से। WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 ये बोलती है कि व्हेन कंपेयर्ड टू 2015-2022 में दुनिया भर में टीबी के केसेस 11% कम हुए, और इंडिया में 18% कम हुए। मतलब इंडिया में टीबी का इंसिडेंस तेजी से घट रहा है।
उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया के अंदर टीबी से ग्रस्त लोग भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जब लोग बहुत ज़्यादा हैं तो जो भी आपका इंसिडेंस कम होता नज़र आ रहा है वो आपको ज़्यादा नज़र आएगा, जो कि बेस इफेक्ट का फिनोमिना आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे बात करो तो इंसिडेंस रेट्स में, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा टीबी और जहाँ पे सबसे कम टीबी है, परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो इंडिया आता है 36वीं पोजीशन पे। अगर एब्सोल्यूट नंबर जो टीबी के अफेक्टेड है उनके हिसाब से देखोगे तो इंडिया टॉप 5 में आ जाएगा। इंसिडेंस रेट मतलब परसेंटेज टर्म्स में इंडिया की आबादी के कितने परसेंट लोग टीबी से इन्फेक्टेड हैं, इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो इंडिया 36वीं पोजीशन पे आता है। 36वीं पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इंसिडेंस रेट है टीबी का इंडिया के अंदर। ये सब लिखा हुआ है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 में, जो कि WHO ने रिलीज की है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में कोविड-19 पैंडेमिक का टीबी के डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा ये भी बात की। अगर आप देखो तो WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में 10.6 मिलियन पीपल टीबी से ग्रस्त हुए, 1 करोड़ 6 लाख लोग लगभग कह लीजिए। ये 2020 के कंपैरिजन में 4.5% ज्यादा है। और टीबी की वजह से 16 लाख लोगों की मृत्यु हुई। अब इन 16 लाख लोगों में 1,87,000 लोग HIV पॉजिटिव भी थे। तो मतलब सिर्फ टीबी से मृत्यु नहीं हो रही है, HIV पॉजिटिव में क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज और किसी दूसरी बीमारी ने आपको पकड़ लिया तो बचने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की बात करो तो ये होता है एक बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। ये बैक्टीरिया पर्टिकुलरली लंग्स को टारगेट करता है। हालांकि जरूरी नहीं कि टीबी का बैक्टीरिया केवल लंग को टारगेट कर रहा हो, वो किडनी, स्पाइन और ब्रेन इनको भी टारगेट कर सकता है। जरूरी नहीं कि अगर टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आपके अंदर आ जाए तो आपको टीबी हो ही जाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग इनफ है तो बिना आपको इन्फेक्ट किए बैक्टीरिया आपकी बॉडी में मर जाएगा, इम्यून सिस्टम इसको मार देगा। बट जिन लोगों का इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से नहीं लड़ पाता वो इन्फेक्ट हो जाते हैं टीबी से। फिर ये जो WHO की 2022 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आ रही है, इसका ये बोलना है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, जो ड्रग रेजिस्टेंट मतलब ये जो ड्रग है आपकी टीबी की जिसका नाम है राइफेम्पिन, राइफेम्पिन खा के आप टीबी से बचते हो। दवाई खाने के बावजूद भी टीबी आपकी बॉडी में पूरी तरीके से खत्म ना हो तो उस केस को बोला जाएगा ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है ना। इसको कभी कभी राइफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी बोला जाता है, RRTB। तो अगर अब देखा जाए तो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस 2020 से लेकर 2021 के बीच में 3% बढ़े हैं। नए केसेस राइफेम्पिसिन टीबी RRTB के 4.5 लाख और नए केसेस देखने को मिले हैं 2021 में। राइफेम्पिन क्या है? तो बेसिकली इट इज अ क्लास ऑफ मेडिकेशन जिसको आप एंटी माइकोबैक्टीरियल बोलते हो। बेसिकली ये बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं उनको ये दवाई मारती है। समझ गए भाई? तो ये ओवरऑल यहाँ पे बता रखा है। कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे इंडिया में ये जो सर्विस थी डायग्नोस्टिक की और ट्रीटमेंट की टीबी की, वो काफी हद तक इम्पैक्ट हो गई थी। ओके। और ये सिर्फ इंडिया में इम्पैक्ट नहीं हुई थी, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हर जगह इम्पैक्ट हुई थी। उसके बाद से अगर आप देखो तो ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में जगह जगह पे बहुत सारे मिलिट्री कूप्स देखने को मिल रहे हैं, वॉर देखने को मिल रहा है। जैसे यमन, मिडिल ईस्ट में आप देखो तो जंग चल रही थी। जिबूती, इथियोपिया में कितना बवाल चल रहा था। अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजर, यहाँ पे बहुत से बवाल चल रहे हैं। माली वगैरह में आपने देखा है कूप भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे रहने वाले लोग भी टीबी से बहुत हद तक अफेक्टेड हैं। जो भी सर्विस डिलीवरी, डायग्नोसिस, दवाई वगैरह मिल रही थी, इनको ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो इम्पैक्ट हुआ। अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर चलाया गया नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ने इंडिया के अंदर बहुत ही बड़े स्केल पे स्क्रीनिंग कराई। 2021 में 22 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई, ये देखने के लिए कि कहीं ये टीबी से इन्फेक्टेड तो नहीं है। और 2020 के कंपैरिजन में 2021 में हमें 21.4 लाख नए केसेस मिले टीबी के। तो मतलब ओवरऑल टीबी की रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर सुधरी है। भले ही 2020 में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था उस समय भी टीबी की स्क्रीनिंग पे इम्पैक्ट आया था, लेकिन नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू 2021 में सरकार ने प्रॉपर तरीके से टीबी की स्क्रीनिंग को कंटिन्यू किया, ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया। और 2020 के कंपैरिजन में 2021 में 18% ज़्यादा लोग टीबी से इन्फेक्टेड नजर आए। और टीबी से इन्फेक्शन की वजह इंडिया में और भी बहुत सी हैं। एक तो न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन का एक बड़ा रोल है टीबी को होने की वजह से। अब देखिए, टीबी को खत्म करने के लिए एक न्यूट्रिशन सपोर्ट स्कीम चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। ठीक है भाई, ये निक्षय पोषण योजना काफी काम की स्कीम है वल्नरेबल के लिए। किस प्रकार से वल्नरेबल? देखिए, निक्षय पोषण योजना के अंदर 2020 और 2021 में
कैश ट्रांसफर्स किए गए $89 मिलियन के, 670 करोड़ रुपए के टीबी पेशेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। क्यों? तो ये टीबी पेशेंट्स के पास जब डायरेक्ट पैसे पहुंच जाएंगे तो उस डायरेक्ट पैसे के थ्रू न्यूट्रिशियस खाना ये टीबी पेशेंट खरीद सकते हैं। तो मतलब सरकार यहाँ पे डायरेक्ट टीबी पेशेंट्स के अकाउंट में कुछ पैसा भेज रही है ताकि ये टीबी पेशेंट्स अपने लिए प्रॉपर तरीके से खाना वगैरह खरीद सकें। फिर सितंबर 2022 में सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इस पर्टिकुलर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान में एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करने के लिए कम्युनिटी को इन्वोक किया, मतलब कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया गया। तो अलग अलग कम्युनिटी जिसमें बड़े बड़े इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, वो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंदर डोनेशन दे सकते हैं और उस डोनेशन के थ्रू इन टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशन सपोर्ट तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, प्लस दवाइयाँ और बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी तक इंडिया के अंदर 40,492 40,490 डोनर्स सामने आ चुके हैं और वो लोग 10,45,269 टीबी पेशेंट्स की मदद कर चुके हैं, ऐसा बोलना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। नेक्स्ट न्यूज जीएस पेपर 2 फार्मिंग, प्रोग्रेसिव फार्मिंग में न्यूज आपको काम आएगी। वायनाड फार्मर क्रिएट्स अशोक चक्र यूजिंग टैम्बो आर्ट। टैम्बो आर्ट क्या है? बेसिकली टैम्बो आर्ट को आप बोलते हो दोस्तों राइस पैडी आर्ट। ये राइस पैडी आर्ट का उदय हुआ है जापान में। यहाँ पे अलग अलग पैडी की वैरायटी को आप ग्रो करते हो और कुछ इस प्रकार से वो ग्रो होती है कि एक बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर बना नजर आता है। जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे आप ये डिजाइन देखो, ये अशोक चक्र की डिजाइन आपको नजर आ रही है। बाहर की तरफ एक अलग सीड लगा रखी है, अंदर की तरफ एक अलग सीड लगा रखी है। और ये सीड जब देखिए, इसमें होता ही है इस टैम्बो आर्ट में कि जब आप सीड को सो कर रहे होगे तो प्रॉपर प्रोपोर्शंस में आप सीड को सो करोगे ताकि वहां से एक स्पेसिफिक कलर का आप कह लो पौधा निकले, वो राइस हो, व्हीट हो, और बाद में जब वो पूरी तरीके से बढ़ जाएगा पौधा तो कुछ ऐसा नजर आएगा ऊपर से। अगर आप बिल्कुल यहाँ पे खड़े होगे ना इस खेत में तो शायद आपको ये नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो टॉप लेवल से इस प्रकार की डिजाइन आपको नजर आएगी। तो इसको आप बोलते हो राइस पैडी आर्ट। जापान के अंदर तो ये होता है, इंडिया के अंदर भी होता है। मतलब जब आप सीड्स को लगा रहे हो तो आप इस प्रकार से लगा रहे हो कि जब सीड्स जर्मिनेट होकर प्लांट्स बन के पूरी ऊपर उठ जाएंगी तो जो फाइनल स्ट्रक्चर नजर आएगा वो एक बिल्कुल स्टाइल में, एक डिजाइन में नजर आएगा। तो लोग, वो टूरिस्ट, वो पिलग्रिम्स जो कि वायनाड जाते हैं घूमने के लिए, और वायनाड में एक टेम्पल है जिसका नाम है थिरुनेली श्री महाविष्णु टेम्पल। यहाँ पे जो लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कुछ समय के लिए थ्रिसिलैरी नाम की एक जगह पे रुक रहे हैं। चूंकि थ्रिसिलैरी नाम की जगह पे एक प्रोग्रेसिव फार्मर है जॉनसन ओलियापुरम, इन्होंने एक अशोक चक्र बनाया। ये जो 58 साल के फार्मर है ये अक्सर कर पैडी कल्टीवेशन में इस प्रकार के डिजाइन वगैरह बनाते रहते हैं। पिछले 6 सालों में मिस्टर जॉनसन ओलियापुरम ने बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स और इमेजेस बनाए हैं अपने 20 सेंट्स ऑफ लैंड में। इन्होंने पोका लाम्स फ्लोरल कारपेट्स भी बना रखे थे अलग अलग पैडी वेराइटीज की। फिर एक केरला का मैप बनाया था एक बार, कई बार दिया अर्दन लैम्प्स को बनाया जिसमें एक फ्लेम थी, फिर हर्ट इमेज के साथ बटरफ्लाई और फ्लावर्स, इस प्रकार की बहुत सी डिजाइन अपनी पैडी फील्ड्स में ओलियापुरम साहब बना चुके हैं। कौन? जॉनसन ओलियापुरम साहब। और इस साल उन्होंने अशोक चक्र बनाया और अशोक चक्र बनाने के लिए उन्होंने अलग अलग चावल की सीडों का इस्तेमाल किया है, जैसे नजरबात, कालाबात, ककीसाला, रामली, इस प्रकार के सीड्स का इस्तेमाल किया। इन सीड्स में जो फाइनल पौधा निकल के आता है वो कुछ ब्राउन, गोल्डन, लाइट ब्राउन टू ब्लैक, ग्रीन टू ब्लैक, अलग अलग कलर्स निकल के आते हैं। देखा जाए तो मिस्टर जॉनसन टोटल 46 वैरायटीज ऑफ राइट सीड्स को कल्टीवेट करते हैं, जिसमें वायनाड की एरोमेटिक वैरायटीज जैसे कि गंध कसाला, जीरा कसाला, मूलान कैमा, ये भी इन्वॉल्व है। लगभग 2.8 एकड़ का इनके पास लैंड है, उस लैंड पे खेती करते हैं और इस प्रकार की डिज़ाइन वगैरह हम बनाते रहते हैं। तो अपने आप में कह सकते हो कि ओवरऑल एक अच्छा आप कह लीजिए आर्ट है, तांबू आर्ट। तो ये जो तांबू आर्ट है इसका ओरिजिन हुआ था जापान में। अलग अलग टाइप्स और कलर्स के चावल की खेती करके एक प्रकार की आर्ट बनाने की कोशिश की जाती है। जापानीज में इन राइस फील्ड्स को ता या तैम्बू बोलते हैं। तो राइस फील्ड को एक कैनवस की तरह इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, समझ गए भाई। अगर आप ऊपर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार का फील्ड नजर आएगा, तो इसको आप क्या बोलते हो? तैम्बू आर्ट, जिसको आप राइस पैडी आर्ट भी बोलते हो। नेक्स्ट जीएस पेपर 2, लैक्सिटी ऑफ मेडिकल सेंटर होल्ड्स अप ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद रेयर डिजीज। देखिए क्या है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बहुत सारी गाइडलाइंस और प्रोसीजर्स इशू कर रखे हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनको रेयर डिजीज है, उनकी बीमारी को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या होता है, जब कोई डिजीज कॉमन होता है तो उस केस में, जैसे कोविड-19 एक बड़ा ही कॉमन डिजीज हो गया, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट हो रहा है, तो पूरी ग्लोबल कम्युनिटी लग गई उसकी दवाई बनाने में। लेकिन कुछ ऐसे रेयर डिजीज होते हैं जो कि कम लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, सबको इन्फेक्ट नहीं करते।
तो कम डिजीज के लिए कोई बड़ी कंपनी थीसिस करे, कोई सरकार बहुत ज़्यादा पैसा खत्म करे ओवरऑल उसकी दवाई बनाने के लिए, ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो रेयर डिजीजेज अगर किसी को इन्फेक्ट करती हैं तो सरकार उनकी किस प्रकार से मदद करेगी? तो उसके लिए इंडिया में पॉलिसी बनाई गई, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज। इसका जो लेटेस्ट मॉडिफाइड वर्जन आया वो मई 2022 में आया। पॉलिसी बनी थी मार्च 2021 में। तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज मार्च 2021 में बनी। उसमें भारत सरकार ने बोला कि जो ग्रुप 1 पेशेंट है उनको हम 20 लाख रुपए की मॉनिटरी एड दें। और ग्रुप 1 पेशेंट्स कौन थे? जिनको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिलना हो, मतलब वो डिसऑर्डर्स जिसमें एक टाइम का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट मिलने से बंदा फिट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, उस केस में 20 लाख रुपए का सरकार की तरफ से मदद आएगी। अब जैसे मार्च 2021 में सरकार ने स्कीम अनाउंस की, बहुत गरियाया गया सरकार को, बहुत गुस्सा आया लोगों को सरकार के ऊपर कि यार एक तो चिल्लर अमाउंट तुम 20 लाख रुपए दे रहे हो, ऊपर से केवल उन लोगों के लिए दे रहे हो जिनको वन टाइम ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो क्या बाकी लोग जिनको रिकरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है उनकी तरफ उनको तुम्हें कोई मदद नहीं दोगे? तो इस बात को लेकर जब सरकार पे प्रेशर आया तो सरकार ने मई 2022 में स्कीम को अमेंड किया और बोला कि चलो 20 लाख मॉनेटरी हेल्प नहीं, अब हम 50 लाख मॉनेटरी हेल्प देंगे और हर प्रकार के रेयर डिजीज के लिए देंगे, चाहे एक बार ट्रीटमेंट करना हो चाहे कई बार ट्रीटमेंट करना हो। तो सरकार ने चलो कम से कम 50 लाख की मदद प्रोवाइड की। हालांकि बहुत सारे ऐसे दोस्तों रेयर डिजीज होते हैं जहां पे करोड़ों की दवाइयां लग जाती है, बट चलो फिर भी ठीक है, सरकार ने 50 लाख की हेल्प करी तो 50 लाख भी एक बड़ा क्वांटम होता है, ठीक है। अब ओवरऑल सरकार ने यहाँ पे 9 मेडिकल सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया और 9 मेडिकल सेंटर से बोला गया कि अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई एक ऐसा इंडिविजुअल आता है जिसको रेयर डिजीज है तो तुम उसका इलाज शुरू करो और उसके इलाज में जो पैसा लग रहा है उसमें से हमारी तरफ से, मतलब सरकार ने जो क्वांटम एलोकेट किया है वो क्वांटम सरकार तुमको रिलीज कर देगी। क्योंकि क्या है, जो रेयर डिजीज से जो लोग बैटल कर रहे हैं दे आर एट सीवियर रिस्क, उनके लिए ज़्यादा मेडिकल टेक्नोलॉजीज ग्राउंड लेवल पे अवेलेबल है नहीं, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस जो मेडिसिन का है अगर जाएगा तो इन लोगों को थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन काम करना है ग्राउंड लेवल पे इन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को दी गई दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, एम्स दिल्ली, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन चेन्नई, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स को बोला गया है कि अगर आपके पास कोई भी रेयर डिजीज से सफ़र करने वाला बंदा आता है तो इमीडिएट बेसिस पे उसकी मदद करिए और एट द पॉइंट ऑफ टाइम हमसे जो हमारी तरफ से जो सब्सिडी जानी है, पैसा जानी है, उसके लिए हमको अप्लाई करो। अब कई महीने बीत चुके हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस इशू की हैं इन मेडिकल सेंटर्स को, बट ये मेडिकल सेंटर्स इस 50 लाख की ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, सेंसिटिवली एक्ट नहीं कर रहे। मिनिस्ट्री ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ओवरऑल जब रेयर डिजीज से इन्फेक्ट होने वाला पेशेंट इन इंस्टीट्यूट्स की तरफ जाता है तो ये इंस्टीट्यूट्स उसको प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं देख रहे हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इन इंस्टीट्यूट्स में जो नॉर्मल और कॉमन बीमारियां हैं उससे ही बहुत भरा हुआ है। अगर आप एम्स दिल्ली चले जाओ ना, आपको जल्दी बेड नहीं मिलेगा, इतने हालात, इतनी ओवर क्राउडिंग है। और ये जो रेयर डिजीज है, रेयर डिजीज में बहुत सारे डिजीज जेनेटिक हैं, 80% रेयर डिजीज जेनेटिक है ओरिजिन में, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं चिल्ड्रन को, दे डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट चिल्ड्रन। 50% जो नए केस निकल के आ रहे हैं रेयर डिजीज के वो चिल्ड्रन में है, ओके। और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 35% ऑफ द डेथ्स बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, 10% ऑफ द डेथ फॉर एजेस बिटवीन 1 and 5 ईयर एंड 12% ऑफ द डेथ्स फॉर एजेस बिटवीन 5 and 15 ईयर्स। तो इसीलिए रेयर डिजीज पे काम करने की बात की जा रही है, करी जाएगी नहीं करी जाएगी वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। मिनिस्ट्री ने अपने लेटर में इन सेंटर्स को यह भी बोला था कि यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश द रिक्विजिशन डिमांड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रेयर डिजीज पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड इन द सेंटर। मतलब आपके सेंटर के अंदर जो भी रेयर डिजीज की प्रॉब्लम को रिपोर्ट करके एक पेशेंट आया है उसके रिस्पेक्ट में जो भी रेफरेंस है वो आप हमें फॉरवर्ड, हमें मतलब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की रेयर डिजीज सेल को बताओ कि कितने रेयर डिजीज सेल तुम्हारे पास, मतलब कितने रेयर डिजीज से सफ़र करने वाले पेशेंट्स तुम्हारे पास आए, तुमने उनको कितनी मदद की, और अगर तुम मदद कर रहे हो तो हम इमीडिएट बेसिस पे तुमको थोड़े फंड्स रिलीज करें। हालांकि ऐसा नहीं कि किसी भी इंस्टीट्यूट ने इन रेयर डिजीज के रिस्पेक्ट में फंड नहीं मांगा। PGIMER चंडीगढ़ और IPGMER कलकत्ता ने ओवरऑल अभी तक सरकार से कुछ रेयर डिजीज को सॉल्व करने के लिए ग्रांट मांगी है। तो भैया करंट अफेयर्स यहाँ खत्म होता है। मैं जितनी जल्दी भी कोशिश करूँ करंट अफेयर्स को खत्म करने की, कम से कम 25 से 30 मिनट तो सिर्फ करंट अफेयर्स पोर्शन में लगी जाते हैं ढंग से समझाने के लिए। आई होप मैं ठीक तरीके से आपको समझा पा। तो ठीक है भाई, अब एडिटोरियल पे आ जाते हैं। आई होप मैं आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझा पा रहा हूँ। फिर इस पहले एडिटोरियल में डेथ पेनाल्टी इन ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। देखिए
डेथ पेनाल्टी और मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के रिस्पेक्ट में मैं पहले आपसे बहुत हद तक बात कर चुका हूं, तो यहाँ पे कोई बहुत अलग पॉइंट नहीं बताया जा रहा है ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस के रिस्पेक्ट में और डेथ पेनाल्टी को लेकर। डेथ पेनाल्टी मैंने पहले भी आपको बताया है कि भाई कई बार क्या होता है कि जो ट्रायल कोर्ट्स होती है ना, वो बहुत जल्दी डेथ पेनाल्टी सुना देती है। जैसे किसी ने मर्डर किया, ठीक है ना, रेप किया, रेप करने के बाद मर्डर कर दिया, तो ऐसे केसेस में ट्रायल जजेस में, ट्रायल कोर्ट में ये प्रोपेंसिटी देखी गई है कि मौत की सजा जल्दी सुनाई जाती है। लेकिन मौत की सजा को सुनाने के लिए एक ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बोलता है कि भाई जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्राइम किया है, आप उसके मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस को पेरूज करिए। आप ये देखिए कि उसके पास्ट में क्या हुआ, उसके बचपन में उसके साथ क्या हुआ, उसके फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या थे। इसके लिए अगर आपको एक मिटिगेटिंग एक्सपर्ट अपॉइंट करना पड़े तो वो भी करो, इनफैक्ट एक्सपर्ट अपॉइंट करना ही है। अब कहीं ना कहीं डेथ पेनाल्टी को इतनी आसानी से सुनाने के बावजूद जो यहां पे क्राइम कर रहा है, अब देखिए दो फैसेट्स हैं दोस्तों। जिसने क्राइम किया उसको जब सजा देने की बात आएगी तो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, जो फैमिली इफेक्ट हुई है, वो तो बोलेगी कि इसको सजा दो। तो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ वो तो चाहेगा तुरंत सजा मिले। लेकिन इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से ओवरऑल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये बोल रहे हैं कि किसी को भी मौत की सजा सुनाने से पहले, किसी की भी जान लेने से पहले इस बात को चेक करो कि क्या सच में उसकी जान लेनी चाहिए, उसके बैक एंड में ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस थे कि उसने यहाँ पे इतना बड़ा क्राइम किया। तो अब यहाँ पे ओवरऑल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यूयू ललित साहब, इनकी बड़ी तारीफ की जा रही है। जो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने बहुत सारे बोल्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके थ्रू डेथ पेनाल्टी लॉ को प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाए। इनफैक्ट यूयू ललित साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने से पहले बहुत सारे केसेस में मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस की बात की है। चाहे आप डेथ रो प्रिजनर्स अनोखी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2019 की बात करो, इरफान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की बात करो, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी मई 2022 की बात करो, इन सारे डिसीजंस में मोहम्मद फिरोज केसेस, प्रकाश विश्वनाथ केस, इन सारे केसेस में मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस की बहुत डिटेल में बात की है जस्टिस यूयू ललित साहब ने। जस्टिस यूयू ललित साहब ने बोला है कि डेथ पेनाल्टी इंडिया रिपोर्ट 2016 और डेथ वर्दी रिपोर्ट जो कि प्रोजेक्ट 39A ऑफ द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का पार्ट है, इनको प्रॉपर तरीके से पढ़ने की जरूरत है, इनको प्रॉपर तरीके से पेरूज करने की जरूरत है। तब हम ओवरऑल उस लेवल की सेंसिटिविटी लेके आ पाएंगे जो कि डेथ पेनाल्टी के साथ डील करने में इस्तेमाल होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जस्टिस यूयू ललित साहब को डेथ पेनाल्टी के इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारे फेलो जजेस की वजह से मदद भी मिली है, जैसे कि जस्टिस PS नरसिम्हा साहब की तरफ से, जस्टिस S रविंद्र भट्ट सर की तरफ से, जस्टिस बेला M त्रिवेदी मैडम की तरफ से और जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब की तरफ से। ठीक है, फिर अगर आप देखो तो जो करंट CJI है ललित साहब, जस्टिस रविंद्र भट्ट और सुधांशु धूलिया साहब, उन्होंने 19 सितंबर 2022 को क्या बोला कि रीफ्रेम करिए फ्रेमिंग गाइडलाइंस रिगार्डिंग पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस टू बी कंसीडर्ड व्हाइल इंपोजिंग डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस को इंपोज करते वक्त पोटेंशियल मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को पेरूज करने के लिए आप कौन सी गाइडलाइंस, कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करोगे, इसको प्रॉपर तरीके से पेरूज करो। इनफैक्ट यहाँ पे ये भी डिमांड करी गई है और ये भी रिकमेंडेशन दी गई है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को एक बड़े जज की बेंच हेयर करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इसके बेसिस पे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में देखिए क्या है, मौत की सजा में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल किया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मतलब मौत की सजा आप तब दोगे जब ओवरऑल कोई दूसरा तरीका बचा ही नहीं। अब जजेस का यहां पे यह बोलना है कि कहीं ना कहीं बहुत ही कम ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इंडिविजुअल के सुधरने का कोई चांस ही नहीं होता। और अगर आप सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC देखोगे तो उसमें किसी को मौत की सजा सुनाने के बाद भी, उसका कन्विक्शन होने के बाद भी, उस कन्विक्शन में जो मौत की सजा दी गई है ना, उसको इंप्लीमेंट करने से पहले फुल बेंच, देखिए एक प्री सेंटेंस हियरिंग होनी चाहिए। मतलब फुल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बोला था कि सेक्शन 235 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC के हिसाब से किसी को मौत की सजा सुना भी दी गई है तो उस मौत की सजा को इंप्लीमेंट करने से पहले उसको ओवरऑल एक प्री सेंटेंस हियरिंग देना जरूरी है। मतलब कोर्ट में मिलॉर्ड हुआ, ठीक है ना, कोर्ट में मिलॉर्ड हुआ, उसका क्राइम मान लिया गया, मतलब ही इज कन्विक्टेड, मतलब ही इज गिल्टी, ये बात तो तय हो चुकी। अब गिल्टी हो गया, अब जज साहब वहां पे मार के, मतलब जो उनका हथौड़ा होता है ना, उसको हथौड़ा मार के सजा सुनाएंगे कि तुमको ये सजा है।
तो मतलब कि भाई मिलॉर्ड हो चुका है, तुम्हारे ऊपर मौत की सजा हो चुकी, तुम गिल्टी पाए गए हो। अब फाइनली सजा सुनाने से पहले और कुछ केसेस में सजा सुनाने के बाद भी एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास जो यहाँ पे जिसको मौत की सजा सुनाई जा रही। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला गया है कि कैपिटल सेंटेंस को देने से पहले ट्रायर कोर्ट को प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। वो गाइडलाइंस तब बन पाएंगी जब सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी एक लार्जर बेंच बैठेगी और इस पर्टिकुलर मैटर को डिटेल में डिस्कस करेगी। हालांकि अभी के लिए मिटिगेटरी सर्कमस्टांसेस वाला जो आप कह लो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की बेंच दे चुकी है, बट बात ये हो रही है कि एक ज़्यादा जज की बेंच बनाई जो डिटेल में इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर बातचीत करेगी, प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोसीजर को फ्रेम करेगी और फिर उसके हिसाब से ग्राउंड लेवल पे काम होगा। ये बातें यहाँ पे बताई गई। फिर नेक्स्ट COP27 भाई क्लाइमेट समिट होने वाली है इजिप्ट शर्म अल शेख में। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो कोविड-19 के चलते, रशिया वॉर इन यूक्रेन के चलते और ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न के चलते जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हीट झेलनी पड़ रही है। जिस प्रकार से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस हो रहा है, क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ हमारे ऊपर खड़ा हुआ है। और कितना भी खतरनाक रहा हो पेंडेमिक, कितना भी खतरनाक रहा हो यूक्रेन रशिया वॉर, ये जो क्लाइमेट डिजास्टर हमारे सामने खड़ा हुआ है ना, जो हमें फेस कर रहा है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो इसको डील करने के लिए हमारे सामने फिर से एक मौका आया है COP27, जब यूनाइटेड नेशंस की क्लाइमेट समिट होगी इजिप्ट शर्म अल शेख नवंबर 6 को। तो यहाँ पे जरूरी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट 2015 था और जो ग्लासगो एग्रीमेंट 2021 था, COP21 और COP26, इसके बाद COP27 में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हो। हालांकि चांसेस बहुत कम है इस चीज के, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज बोल रही हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज ने पास्ट में बहुत सारे एमिशंस किए हैं, तो अब डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एमिशंस कम करना। डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि जो चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज है ये आज की डेट में बड़े स्केल पे एमिशन कर रही हैं, इनको एमिशन कम करना चाहिए। तो एमिशन एक्चुअली में कम हो नहीं रहा है। और जो दुनिया के 5 टॉप एमिटर्स हैं, चाइना, US, इंडिया, रशिया, जापान, ये अभी भी बड़े स्केल में ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं। तो किसी भी हाल में हमें 2050 तक ग्लोबल कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंचना है, तभी हम टेम्परेचर्स को 2 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रख पाएंगे। और अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंदर रखना है तो 2030 तक क्लाइमेट न्यूट्रल होना पड़ेगा। इनफैक्ट 2010 के एमिशंस के 45% कम होना पड़ेगा, लेकिन हम 2010 के एमिशंस के 10% ज्यादा है 2030 तक अभी के एमिशंस के हिसाब से। तो जो हमारे टारगेट्स है वो हम टारगेट पूरे कर नहीं रहे। दुनिया के 5 सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स और एमिट किए ही जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों के ऊपर COP27 में बातचीत। अब अगर इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज की बात करो, इंडिया ने बोला है कि हम 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे, चाइना ने बोला 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होंगे। जरूरी यह है कि इंडिया और चाइना दोनों 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो। अगर इंडिया चाइना 2050 तक कार्बन न्यूट्रल नहीं हुई, हम टेम्परेचर राइज को नहीं रोक पाएंगे। एक तो ऑथर ये बोल रहा है। दूसरा ऑथर ये बोल रहा है कि जब भी ग्लोबल इमरजेंसी आती है तब डेवलप्ड कंट्रीज ने ये दिखाया है कि वो बड़े स्केल पे फाइनेंसेस को अरेंज कर सकती हैं। आज की डेट में डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से फाइनेंसेस के लिए मदद मांग रही हैं कि अगर आप चाहते हो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच करें तो आप हमको पैसा दो, टेक्नोलॉजी दो, जिससे हम फॉसिल फ्यूल छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। ये डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज से बोल रही है, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज। अब डेवलप्ड कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखो तो जब भी कोई क्राइसिस आती है वो पैसा जुटा लेते हैं। चाहे 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, तब उन्होंने $15 ट्रिलियन जुटा लिए। जब कोविड-19 क्राइसिस आई तब उन्होंने बड़े क्वांटम में पैसा जुटाया कोविड की दवाइयां बनाने के लिए। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तब साल के $100 बिलियन भी इन डेवलप्ड कंट्रीज की जेब से नहीं निकल रहे। मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ करा के ओवरऑल कार्बन एमिशंस को कम करेगी, इनकी प्रायोरिटी पे ही नहीं है। जब इनकी प्रायोरिटी की कोई चीज आती है, जैसे कि ग्लोबल मेल्टडाउन आया था 2008-2009 में, या फिर जब कोविड का पेंडेमिक आया था, तब इनकी जेब से पैसा निकल गया। लेकिन अब जब डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी है पैसों के रिस्पेक्ट में, कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, तब इनकी जेब से पैसा नहीं निकल रहा। तो ये जो एटीट्यूड है इन डेवलप्ड कंट्रीज को ये बदलना पड़ेगा अगर वो ये चाहती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज भी अपने ओवरऑल टारगेट्स को थोड़ा मेल्ट डाउन करें। फिर ये से बात की गई कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम तब बढ़ा पाएंगे जब सोलर और विंड की जो वेरिएबिलिटी है उसको हम प्रॉपर तरीके से टैकल कर पाएं। कभी कभी सोलर एनर्जी अवेलेबल है, कभी कभी विंड अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, तो प्रॉपर तरीके से सोलर और विंड की जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हैं वो कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स के साथ सिंक्रोनाइज होने चाहिए, वीक ट्रांसमिशन नहीं होना चाहिए।
ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, इंडिया में काफ़ी गड़बड़ चल रही है, तब जाके हम लो कार्बन पाथ की तरफ बढ़ पाएंगे। ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, काम की जो बिल्कुल क्रक्स वाली चीज थी वो मैंने आपको बता दी। फिर भाई केयरलेस थ्रेट्स ऑन द यूक्रेन वॉर एंड डर्टी बॉम्ब टॉक। देखिए भैया, यूक्रेन के अंदर ये जो वॉर है वो सबकी पहुंच से बाहर निकल रहा है। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जेई शोगु ने बहुत सारे ग्लोबल काउंटर पार्ट्स और डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत की, राजनाथ सिंह जी के साथ बातचीत की, और कहीं ना कहीं ओवरऑल रशिया बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बना रहा है। डर्टी बॉम्ब एक प्रॉपर न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर न्यूक्लियर वेपन को जब आप तोड़ोगे तो उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल होंगे, तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब जितना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनल बॉम्ब से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल एमिट करेगा। तो अब रशिया बोल रहा है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब छोड़ने वाला है। यूक्रेन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज बोल रही है कि रशिया ब्लफ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शायद खुद ही फोड़ के हमारे ऊपर इल्जाम डाल के कहीं न्यूक्लियर अटैक करने की बात ना करें। अब पहले न्यूक्लियर क्राइसिस को अवॉइड किया गया जब हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बम गिराया गया था 1945 में। उसके बाद से दुनिया न्यूक्लियर बम से डर गई। यूएस के ऊपर भी प्रेशर आया तो यूएस को भी लगा, बहुत सारे यूएस में लोगों ने कमेंट्री की कि भाई हमें न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ना चाहिए था। तो उसके बाद से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आप देखो तो 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, कहीं ना कहीं सोवियत और यूएसए के लीडर्स ने मिलकर उस क्राइसिस को भी अवॉइड किया। लेकिन अभी की क्राइसिस में बातचीत नहीं हो रही है। व्लादिमीर पुतिन अलग धमकी दे रहा है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अलग धमकी दे रहे हैं, नाटो बोल रहा है कि जब तक यूक्रेन लड़ता रहेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। तो बातचीत नहीं हो रही है। जब आप बातचीत नहीं करते हो तब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल स्पाइरल कर सकती है, और यही यहां हो रहा है। रशिया ने आनन फानन में 4 प्रोविंसेस को कब्जा लिया। यूक्रेन यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, तो यूक्रेन बोल रहा हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम तुमसे लड़ते रहेंगे। नाटो बिल्कुल यूक्रेन के पीछे खड़ा है। तो एक रशिया नाटो के बीच, जो कि 2 बड़ी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, एक क्राइसिस, एक जंग यहाँ भी छिड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जंग एक ऐसे डायरेक्शन में जा रही है जिसका कोई भी अंत नजर नहीं आ रहा है, जिसकी कोई बातचीत, कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट नजर नहीं आ रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट